स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर एमसीक्यूज़ के हवाले से, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि एमसीक्यूज़ मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट आई कॉल इट द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आज के इस सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं बायोलॉजी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हाफिज़ खालिद महमूद, ठीक है। वो भी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि एमसीक्यूज़ पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है और एमसीक्यूज़ पेपर अटैम्प्ट करने की प्री रेक्विजिट्स क्या होती हैं। तो मैं दावत देता हूँ सर हाफिज़ खालिद महमूद को कि वो इस लेक्चर का आगाज़ करें, ठीक है। देन इस लेक्चर में हम आपसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजीज़ उन बच्चों के लिए जो कि वाकई एमसीक्यूज़ पेपर को अच्छी तरह तैयार करके फिर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उन बच्चों के लिए ये स्ट्रैटेजीज़ होंगी कि एमसीक्यूज़ पेपर की तैयारी के वक्त और एमसीक्यूज़ पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। ट्रिक्स होंगे उन बच्चों के लिए वो जिसे पाकिस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं जुगाड़, ठीक है। जो जुगाड़ लगाना चाहते हैं, जो स्टक हो गए हैं, या जिन बच्चों ने बिल्कुल कोई तैयारी नहीं की, या समटाइम्स एक ब्रिलियंट बच्चा भी कुछ एमसीक्यूज़ पर स्टक हो जाता है, उसे नहीं समझ आती, तो उनके लिए वो ट्रिक्स भी आज इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन वो ट्रिक्स लेक्चर के एंड पर होंगे, ठीक है। हम स्ट्रैटेजी से शुरू करेंगे और ट्रिक्स तक जाएंगे। तो मैं दावत देता हूं सर हाफिज़ खालिद महमूद को कि वो आपसे लेक्चर के प्री रेक्विजिट डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। सबसे पहले तो मैं सर ताहा का थैंक यू करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और जो है इस पेपर के हवाले से कि बच्चों को एमसीक्यूज़ के हवाले से थोड़ा सा डिस्कशन की जाए कि किस तरह से आप बेहतर तरीके से एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इंट्रोडक्शन तो हो गया, तो सेकंड जो पॉइंट है वो है प्री रिक्वेस्टीज ऑफ पेपर, कि आपके पास जब एमसीक्यू पेपर आता है तो उसके हवाले से मेंटली आपको किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या रिक्वेस्ट होती है, या आप कह लें कि ज़रूरियात जो हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए वो क्या हैं। अच्छा, अब सबसे पहला जो होता है ना पॉइंट, वो होता है कि आपके पास दो शीट्स होती हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की। दो शीट्स होती हैं, एक होती है बबल शीट और एक होती है जिसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप बबल शीट को जब आपने सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी है तो पहले आप उसके ऊपर जो क्वेश्चन वाला पेपर है वो ऊपर रखना है, और जाहिर सी बात है आपने पेन से सॉल्व करना है। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इंक पेन आप यूज़ करते हैं तो आपने नीचे पेपर रखा होता है और पेन जैसे ही आप ओपन करते हैं ना तो फ़ौरन इंक उसके ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से आपका एक तो बबल शीट भी ख़राब हो सकती है या जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपका ख़राब हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी अपने पेपर को या पेन को, सॉरी पेपर के ऊपर या पेन को नहीं आपने ओपन करना, ठीक है। पेन को कभी भी आपने पेपर के ऊपर ओपन नहीं करना, उसको साइड पे ओपन करना है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात क्या है, हमेशा अपनी ज्योमेट्री में या तो रुई रखें या टिश्यू पेपर लाजमी रखें, ठीक है। रुई या टिश्यू पेपर आप लाजमी रखें, क्योंकि टिश्यू पेपर की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर आपके पेपर गर्मियों में होते हैं, ठीक है, अक्सर आपके पेपर गर्मियों में होते हैं, तो गर्मियों में पसीना आ रहा होता है और आपके हाथों से पसीना आ रहा होता है, तो वो जो है आप टिश्यू पेपर को नीचे पेपर पर रखें और उसके ऊपर जब हाथ रख के उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और दूसरी नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि आप जब पेपर आपके सामने आता है ना तो आप थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखा, इतने एक्साइट हुए, इतना आसान सवाल आया, अगला क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे वो सारा आपको भूल जाएगा। तो पहली तो ये बात है कि मेंटली आप जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर हों, कि आपके पास एमसीक्यूज़ आने लगे हैं तो उसको रिलैक्स होकर आपने सॉल्व करना है, कभी भी उसको हाइपर होकर सॉल्व नहीं करना। जब आप हाइपर होते हैं ना तो आपको समझ नहीं आती कि जो वो किस तरह से पेपर सॉल्व करें हम। तो पहली तो ये पॉइंट है आपका कि आपने जब भी पेपर आपके सामने आए हाइपर नहीं होना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं कि जब आप पेपर के लिए जाते हैं ना तो घर से नाश्ता लाजमी करके जाएं, भूखे पेट ना जाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात पेपर में मुश्किल सवाल आने की वजह से आप टेंस हो जाते हैं और टेंशन की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल डाउन होता है और आपका ब्रेन जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो इसलिए ये जो है कुछ चंद एक बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। कितनी बातें मैंने बताई। पहली बात तो ये कि आपके पास दो पेपर होंगे,
आपने जब पेन को ओपन करना है तो सबसे पहले जो बबल शीट होती है वो नीचे और ऊपर क्वेश्चन पेपर। पेन को ओपन करना है तो साइड से ओपन करना है, पेपर के ऊपर ओपन नहीं करना। और तीसरी बात क्या बताइए कि आपने टिश्यू पेपर साथ रखना है, ठीक है। वैसे तो रिमूवर तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है, रिमूवर आपको अलाउ नहीं है तो रिमूवर आप नहीं ले जा सकते, ठीक है। और लास्ट में जो पॉइंट ये बताया कि आपने नाश्ता करके जाना है, खाना खा के जाना है, खाली पेट नहीं जाना। खाली पेट जाओ वो आपका दिमाग भी सही काम नहीं करता, ठीक है। और बाकी दुआएं भी लेके जानी है। तो ये तो हो गया प्री रिक्वेस्टीज ऑफ पेपर। नेक्स्ट जो है वो सर ताहा कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जो है वो कहीं पे मैं डिस्कस कर लूँगा। ले सर। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो थर्ड पॉइंट है, इसी से आज के लेक्चर का आगाज हो रहा है, और वो है कि नेवर फॉलो सीक्वेंस। कभी भी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हुए एक सीक्वेंस ना बनाएं, यानी इस माइंडसेट के साथ ना जाएं कि मैंने पहले वाला करना है, दूसरे वाला करना है, फिर तीसरे वाला करना है, फिर 4 वाला करना है। एक तो ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि एक तरतीब से करना है मैंने, ठीक है। दिस माइंडसेट इज रॉन्ग। दूसरा माइंडसेट, कुछ बच्चे घर से माइंड बनाकर जाते हैं कि यार जल्दी से ना एमसीक्यूज पेपर पे निशान लगा लेना है जल्दी जल्दी, और वो पेपर जल्दी से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। एक ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। पता नहीं वो जो टाइम बचेगा उस टाइम का वो आगे क्या किस तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का माइंडसेट मैंने देखा है ये होता है कि पता नहीं वो क्यों इतनी जल्दी करते हैं कि मैं जल्दी से एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर लूं, ठीक है, और टाइम बचा के। देखिए सब्जेक्टिव पेपर आपको टाइम पर ही मिलना, तो वो टाइम बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपना प्रॉपर टाइम आप एमसीक्यू पेपर को ही दें। तीसरा माइंडसेट कुछ बच्चों का होता है जो बिल्कुल भी तैयारी के बगैर जा रहे होते हैं, तो उन्होंने एक सीक्वेंस बनाया होता है कि मैं ABC पर लगाऊंगा, या BCC या BBC, सारे इसी तरह से वो सीक्वेंस एक माइंडसेट के साथ जाते हैं। सो दीज 3 माइंडसेट्स आर रॉन्ग, ठीक है। डू नॉट फॉलो एनी सीक्वेंस, प्लान योर टाइम। अब प्लान योर टाइम का मतलब ये है कि एक तो टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, दूसरा अपने पेपर को 3 हिस्सों में डिवाइड करें। लेकिन मुझे पता है कि जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनको 20 से 30 मिनट्स ही मिलेंगे, ठीक है। 20 से 30 मिनट्स को वो किस तरह से डिवाइड करें, उस पेपर को किस तरह से डिवाइड करें। लेकिन आज का लेक्चर खास तौर पे उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने आगे एंटी टेस्ट एग्जाम्स देने हैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, और आज के लेक्चर में जो स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स डिस्कस किए जाएंगे वो उन एंटी टेस्ट को भी कॉप करेंगी, और जॉब रिलेटेड जो एमसीक्यू पेपर्स होते हैं उनको भी कॉप करेंगी। लाइक पीपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं और एफपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर भी ये स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं, और उनकी ड्यूरेशन ज्यादा होती है। अपने टाइम को डिवाइड करें और अपने पेपर को डिवाइड करें। किस तरह से, ये नेक्स्ट पॉइंट में है। स्किमिंग द पेपर, पेपर को पूरा पढ़ना है, ठीक है, और पूरा पेपर पढ़ने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्किमिंग द प्रोसेस। और स्किमिंग में क्या करेंगे हम कि पहले 15 मिनट में, हम सपोज कर लेते हैं हमारा 1 घंटे का एमसीक्यूज का पेपर है, ठीक है, पहले 15 मिनट हमने वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं जो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं, जो बहुत आसान है, जो बहुत सिंपल से एमसीक्यूज हैं, ठीक है। पहली अटेम्प्ट में आप पहले 15 मिनट में उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, यानी वो एमसीक्यू जो कि आपका ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहे, या जिन्हें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत नहीं है, या जिनके एग्जैक्ट आंसर आपको मालूम है कि अगर आप ब्लाइंड टिक भी करो तो आपको पता है आंसर, ठीक है। तो पहले 15 मिनट में आपने सिंपलेस्ट और इजीएस्ट एमसीक्यूज करने हैं। नेक्स्ट जो 30 मिनट्स हैं वो प्रॉपर जो मेन क्वेश्चंस हैं ना आपके, उनको देना है आप। पहले 15 मिनट में हो गए जो बिल्कुल आसान है, अब मेजर पोर्शन आ रहा है जो बिल्कुल आसान नहीं था, ये थोड़ा हार्ड लेवल है, ठीक है। इस लेवल पे हार्ड एमसीक्यूज करने हैं हमने 30 मिनट्स में। और इन हार्ड एमसीक्यूज का मैं बता दूं कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या सीक्वेंस आप फॉलो करेंगे।
सपोज आप एक एमसीक्यू रीड कर रहे हो विच इज़ वेरी हार्ड एंड यू कैन नॉट गेट टू नो व्हाट इज़ द आंसर, क्या इसका जवाब है, तो आपने मैक्सिमम 1 मिनट देना है उस एमसीक्यू को, फिर आगे मूव कर जाना है। 15 मिनट में इजी वाले हो गए, अब हम 16 मिनट में आ गए हैं, हार्ड वाले लेवल पे आ गए हैं। हार्ड वाले लेवल में एक एमसीक्यू आपने रीड किया, 1 मिनट आप पढ़ते रहे हो, फिर भी आपको उसका आंसर नहीं पता लगा, तो पूरा का पूरा टाइम वहां पर नहीं वेस्ट कर देना आपने। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, छोड़ दें उसको। क्यों छोड़ दें, ये मैं आपको थोड़ी सी एक बताता हूँ साइकोलॉजिकली कि इंसान का दिमाग किस तरह से काम करता है कि जब आप एक डिफ़िकल्ट चीज़ को छोड़कर, आपने एक डिफ़िकल्ट चीज़ या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट एमसीक्यू फेस किया एंड यू कैन नॉट अटेम्प्ट इट एट द मोमेंट, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट, तो क्या होगा, आपका फोकस चला गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन आप स्किप करके आए हो पीछे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पीछे हल कर रहा होगा। दिस इज हाउ योर माइंड, योर ब्रेन वर्क्स। मेमोरीज है ना, सबकॉन्शियस मेमोरी होती है और कॉन्शियस मेमोरी होती है, फोकस्ड मेमोरी। डिफिकल्ट एमसीक्यू स्किप किया, 1 मिनट दिया था उसको हमने, 1 मिनट में नहीं हल हुआ, पूरा टाइम नहीं वेस्ट कर देना, वहां पे नेक्स्ट पर चले जाना है। तो अब आप कॉन्शियस हो नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में, लेकिन पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो किसको हल कर रहा है, पीछे वाले एमसीक्यूज के बारे में वो सोच रहा है, ठीक है। फिर जब आप सारे एमसीक्यू करके दोबारा आओगे या उस एमसीक्यू पढ़ने के बाद दोबारा रिविजिट करोगे ना पीछे वाले एमसीक्यू को, तो हाई प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार आप उस एमसीक्यू को हल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हल करने में लगा हुआ था। तो 30 मिनट्स में हमने हार्ड लेवल को कवर करना है, जो कि मेन क्वेश्चंस हैं, मेजर हमारे क्वेश्चंस हैं। अब 1 घंटे में से 45 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। लास्ट 15 मिनट्स ये हमने उन क्वेश्चंस को देने हैं जिनमें हमने अब ट्रिक्स लगाने हैं, ठीक है। जो ट्रिक्स मैंने इस कॉलम में डिस्कस किए हैं, जहां पर हम ट्रिक्स लगाएंगे, लेकिन उससे पहले नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। ट्रिक्स डिस्कस करने से पहले 3-4 पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि डू नॉट रश, बेटा प्लीज डोंट रश, ठीक है। डोंट रश का ना 2-3 मीनिंग आप ले सकते हैं और 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। डोंट रश का एक मतलब तो होता है कि भाई एमसीक्यू पेपर करते वक्त जल्दी जल्दी ना मचाएं या जल्दी जल्दी ना करें। जो एक पहला माइंडसेट मैंने आपको बताया था, एक बच्चा जाता है इस माइंडसेट के साथ कि वो कहता है भाई जल्दी जल्दी करके फारिग हो जाऊं, क्योंकि सब्जेक्टिव की जो आंसर शीट है उसके मार्जिन भी लगाने हैं मैंने अभी, और उस चक्कर में वो हो सकता है 2-4 ऑप्शन अपने एमसीक्यू की गलत करके बैठा हो। जो एमसीक्यू का टाइम है वो एमसीक्यू पेपर को ही देना है, ठीक है। तो आप डू नॉट रश, एट लीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, ठीक है। एक तो ये मतलब है डू नॉट रश का कि भाई जब ऑब्जेक्टिव का टाइम चल रहा है ना, आपने सब्जेक्टिव के बारे में नहीं सोचना। आपने ये नहीं सोचना कि मुझे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार, मैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव तैयार करके आया हूँ घर से। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने तो इसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं तैयार किए, ठीक है। अगर इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो समरीज आज घर से तैयार ही नहीं करके आया, मैं ऐसे तैयार नहीं करके आया। आप एमसीक्यू तो कम से कम अच्छी तरह से कर लें। तो एमसीक्यू पेपर के वक्त डोंट रश, एक तो ये इसका मीनिंग लिया जा सकता है। दूसरा मीनिंग क्या लिया जा सकता है कि जब आप एक एक एमसीक्यू हल कर रहे हो, सपोज एक एमसीक्यू आया, हमने उसकी ए बी सी डी 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को पढ़ा, हमें लगा कि यार दिस इज गुड, दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन। जल्दी से हमने टिक लगा लिया, और जाहिर है क्वेश्चन पेपर पे तो टिक नहीं लगाना, या आपने बबल फिल कर लिया, ए वाला बबल फिल कर लिया। होता है, देखो पेपर से क्वेश्चन पढ़ा,
ए ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक लगी, आपने जल्दी से आपने कहा यार ये मेरे ज़हन से ना निकल जाए, मैं इसका जल्दी से बबल फिल कर लूं। आपने बबल फिल किया, आपने बी और सी ऑप्शन पढ़ी ही नहीं। बी और सी ऑप्शन में हो सकता है बेस्ट आंसर अवेलेबल हो। एक होती है गुड ऑप्शन, एक होती है बेस्ट ऑप्शन, लेकिन पेपर में कहा जाता है चूज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कभी भी डोंट रश, सिर्फ एक ऑप्शन पढ़ के निशान नहीं लगाना। ठीक है, और मुमकिन है आपकी जो डी वाली ऑप्शन है उधर लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, उसका आंसर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तीनों ही थे और डी में उसने कह दिया ऑल ऑफ दी अबव, लेकिन आप निशान लगा चुके हो किस पर? ए वाले पर या बी वाले पर या सी वाले पर। ऑप्शन क्या थी? डी, ऑप्शन डी थी, ऑल ऑफ दी अबव। होगा क्या? आप वहीं पर ब्रेक डाउन हो जाओगे। ओ माय गॉड, इंसान है ना भाई आपका कि यार एक एमसीक्यू आता हुआ मैं गलत करके आया हूं, इंसान साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, आप पैनिक कर जाओगे। ठीक है कि देखे ना, ए ऑप्शन नहीं थी, मुझे लगा ए है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी थी असल में ऑल ऑफ दी अबव इसका सबसे बेस्ट आंसर है। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है, जो आपको हैंडआउट्स दिए हैं उसमें भी ये चीज मेंशन है, डोंट रश, एट लीस्ट रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, 2 बार पढ़ना है क्वेश्चन को और उसकी ऑप्शंस को। देन हम आते हैं, एक टेक्निक यूज होती है एमसीक्यू अटेम्प्ट करते वक्त। ठीक है, जो एमसीक्यू आपको नहीं आते या जिनमें कंफ्यूजन होती है, ऑब्वियसली उसमें 2-4 ऑप्शंस होंगी, तो 2 बहुत क्लोज ऑप्शंस देंगे वो। ठीक है, एग्जामिनर पेपर सेटर जो हैं वो 2 बहुत क्लोज ऑप्शन होगी, तो उस वहां पर एक टेक्निक यूज होती है कि एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। ऐसा एमसीक्यू जिसका आपको आंसर नहीं पता, तो उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लिए क्या करें कि आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज करें, रॉन्ग ऑप्शन से शुरू करें। रॉन्ग ऑप्शंस मीन कि जो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शंस है ना उनको निकाल दें। और इसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी एक्सट्रीम वैल्यू पर निशान नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल 2, एक ऑप्शन है 2, एक है 4, एक है 6, एक है 13। 2, 4, 6, 13 या 2, 4, 8, 13। तो एक्सट्रीम वैल्यू क्या है इसमें से? 13, जो बिल्कुल इररेलेवेंट है। वो इतना नुमाया करके या इतना ऑब्वियस करके आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो 2 ज़्यादातर जो पेपर सेटिंग की जो टेक्निक्स होती हैं उसमें यही है कि 2 एमसीक्यू में लाजमी फंसाना है बच्चे को। ठीक है, 2 एमसीक्यू में फंसाना है, तो 2 एमसीक्यू में जब फंसाना है बच्चे को तो 2 बिल्कुल इररेलेवेंट होंगी, तो वहां पर ये एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज करें कि 2 इररेलेवेंट जो ऑप्शन है, तो जो 2 रॉन्ग ऑप्शन है उनको क्रॉस कर दें। तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी अच्छा, इसमें एलिमिनेशन टेक्निक सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। ठीक है, अब बाज़ बच्चों को ये मसला होता है कि आपके सब्जेक्ट्स तो अलग अलग है ना, जैसे बायो का अलग है, इंग्लिश का है, मैथ का है, तो हर एक सब्जेक्ट के लिहाज से आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रॉन्ग ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, अब जैसे मैं अब बायो का टीचर हूँ तो मैं एक एमसीक्यूज देता हूँ, और वो एमसीक्यूज क्या है कि जो स्टॉप कोडॉन होता है, आपने जेनेटिक कोड 2nd ईयर में पढ़े हैं और स्टॉप कोडॉन के बारे में भी आपने पढ़ा है। अब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन में सबसे पहली ऑप्शन में अगर दे देता हूँ कि AUG है, पहली ऑप्शन क्या है? AUG है। अब आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा हो तो ये तो स्टार्ट कोडॉन है, बिल्कुल ही ऑपोजिट किसके? स्टॉप कोडॉन के ऑपोजिट है ना, तो पहले तो आपने इसको एलिमिनेट कर देना कि ये तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा आपके पास जो है एक और ऑप्शन आ सकती है UAA। ठीक है,
अब ये जो है क्या हो सकता है, ये अब थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है, लेकिन फिर भी मिलता जुलता नहीं है। तो इस लिहाज से आपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से भी देखना है कि हमारे पास सब्जेक्ट के लिहाज से कौन कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो रॉन्ग हो सकती हैं और बेस्ट आंसर्स कौन से हो सकते हैं। और बाज़ का तो ऐसी सिंपल जो कोडिंग वाले होते हैं ना, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। जैसे कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है, तो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन में भी ऐसे बड़े जो कंफ्यूजिंग सवाल होते हैं कि सिमिलर ऑप्शन लग रही होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक एलिमिनेशन टेक्निक जो है ये इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि जब क्वेश्चन आप पढ़ते हैं ना, तो आपके माइंड में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उस चीज़ का जो आपने क्लास में सुना होगा उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा, आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, टीचर ने पढ़ाते हुए कुछ एक्शंस किए होंगे, वो एक्शंस आपको याद रहते हैं, हाँ हमने ये पढ़ा था तो उस वक्त सर ने ये जो है बात की थी। तो आपकी मेमोरी के साथ भी कुछ क्वेश्चन जब लिंक्ड होते हैं। अब एक मैं मिसाल देता हूँ, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ही एकेडमी में, यहीं पे एक एग्जांपल मैं पढ़ा रहा था, टॉपिक नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स एक क्लास में पढ़ा रहे थे, क्लास में एक चूहा निकल आया। अब जैसे चूहा निकला, एक बच्ची खड़ी हो गई जो चीखें मारना शुरू हो गई, सर चूहा आ गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वो जो चीज़ है ना, वो जब वो टॉपिक हमने पढ़ा, अब वो जो मेमोरी है वो आपके उस टॉपिक के साथ लिंक्ड हो गई। अब वो जो लिंक्ड होगी ना, अब आज जब भी वो उससे कोई क्वेश्चन आएगा आपको साथ में वो मेमोरी भी याद आएगी, ठीक है। तो कुछ जो ऐसी बातें होती हैं ना वो याद रह जाती हैं, तो उसको आपने मेमोरी के साथ लिंक करके उसको फिर जो है वो सॉल्व करना। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि सिंपल बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे हम जो है वो कहते हैं कि द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड आइंस या साल्ट्स। तो अब ये तो सिंपल सी बात है, आपको तो ये मेमोरी में होना चाहिए कि वाटर की बात करेंगे तो ओस्मो वर्ड आता है, तो ओस्मो रेगुलेशन क्या हो जाएगा, ये बेस्ट ऑप्शन है इसकी। तो ये है मेमोरी बेस्ड जो है वो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी बेस्ड जो है इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ तो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपने पिछली क्लासों में कई दफ़ा पढ़ी हुई हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है इसकी इक्वेशन मैं तो समझता हूँ कि आप 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं क्लास के अंदर ही आपको जो है ये फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया। अब अगर वो इक्वेशन अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाती है तो वो तो आपको ऑलरेडी आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यूरिनरी सिस्टम की बात करें तो यूरिनरी सिस्टम भी आपने जो पहले से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। नेक्स्ट जो है, हाँ सर इसको एलैबोरेट कर दें। और जी, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी का बिल्कुल यही मतलब है कि समटाइम्स पेपर करते हुए हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं कि ये आखिर एमसीक्यू हमने ये कहाँ से आया हुआ है, ठीक है। जब इस तरह का एमसीक्यू आ जाए जिस पर आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं, तो ट्राई टू रिमेंबर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एमसीक्यू, कि ये कौन से टॉपिक में से आया है, ठीक है। वो नहीं याद आता तो कौन से टीचर ने पढ़ाया है, कब पढ़ाया है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आपको देखें, इंसान की जो मेमोरी है या जो दिमाग है, इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, इतना सिंपल नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होगी, माशाल्लाह पूरा टेस्ट सिस्टम दे चुके हैं और इतने टेस्ट दे चुके हैं कि कुछ एमसीक्यू में आप स्टक हो जाते हैं। लेकिन उस तरह के एमसीक्यू को सॉल्व करने की एक टेक्निक है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी, यानी उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन याद करने की कोशिश करें। जिस तरह सर ने वो चूहे वाली मिसाल दी कि एक दिन वो एक टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस दिन क्लास में चूहा आ गया और वो चूहे वाली मेमोरी एसोसिएट हो गई आपके उस दिन वाले टॉपिक के साथ। तो इसी तरह खुशबू जो है, खुशबुओं के साथ भी बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएट होती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके सामने एक गुलाब की खुशबू की बात करूं, तो गुलाब की खुशबू से रिलेटेड में भी आपके जहन में कई तरह की मेमोरीज आएँ, ठीक है। कई मेमोरीज आप उसको रिकॉल कर सकें सिर्फ एक खुशबू, या अगर मेहंदी की खुशबू की बात की जाए तो मेहंदी की खुशबू से भी आप हो सकता है किसी इवेंट को याद करो। तो दिस इज हाउ योर मेमोरी वर्क्स। तो आप कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी को यूज करते हुए भी कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर आप उन एमसीक्यूज के टॉपिक्स के बारे में और जो उसकी प्री इंफॉर्मेशन है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन, वो याद करने की कोशिश करें। तो
स्ट्रेटजीज में जो लास्ट पॉइंट है ना, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखें, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो रॉयल रोड टू सक्सेस। कामयाबी की तरफ कोई आसान रास्ता नहीं जाता। देखें, टॉपिक का नाम बेशक स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स है, ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर का बिल्कुल ये पर्पस नहीं है कि हम आपको कोई ऐसा वो कहते हैं तुक्का मारो, कि तुक्का मारो वाली टेक्निक्स नहीं बता रहे, या वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाली टेक्निक्स नहीं बता रहे आपको। हम आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कि आपका एमसीक्यू पेपर करते वक्त क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। तो उसके लिए ऑब्वियसली प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं, जितनी किताबें आपके पास मौजूद हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, एंट्री टेस्ट से पहले और अपने बोर्ड एग्जाम से पहले मैक्सिमम एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या आप टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है, वो हम अजान के बाद डिस्कस करें। जी, हम बात कर रहे थे प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखें बेटा, एमसीक्यूज की तैयारी करते वक्त आप लोगों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। मैं खास तौर पे बात करना चाहूंगा एंटी टेस्ट वाले स्टूडेंट्स के साथ कि देखें, आप एमसीक्यू का मैक्सिमम मटेरियल, वैसे तो टेक्स्ट बुक रिकमेंड की जाती हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक को पढ़ें और टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद उनसे रिलेटेड जो कुछ पब्लिशर्स की अच्छी किताबें हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उनमें से मैक्सिमम मटेरियल निकाल के एमसीक्यूज को पढ़ें, ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करते वक्त एक अप्रोच जो होनी चाहिए वो है रिमेंबर डायरेक्ट वैल्यूज फॉर सेविंग योर टाइम। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, खास तौर पे मैथ के पेपर में और फिजिक्स के पेपर में, तो कुछ मिसाल तौर पे पाई इज इक्वल टू या कुछ टेबल्स होते हैं जिनमें वैल्यूज होती हैं, ठीक है, बजाय के, या अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट्स होते हैं, स्क्वायर रूट्स वगैरह, क्यूब रूट्स वगैरह, ठीक है, ये बेसिक जो हैं वो याद करके जाएं ताकि पेपर में आपका टाइम सेव हो सके। यानी बजाय कि आप वहां पर कैलकुलेशंस करें, वहां पर आप 2+2 करने के लिए भी आपको लिखना पड़े कि 2+2 क्या होता है या 2 × 2 क्या होता है। देखें, जो कि बहुत बेसिक सी एक इंफॉर्मेशन है कि 2+2 = 4। लेकिन कुछ बच्चे अगर बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं जा रहे तो शायद उन्हें यह भी लिख कर ही करना पड़े, जो कि इस लेवल पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता बच्चे से। तो डायरेक्ट वैल्यूज याद करके जाएं, टेबल्स याद करके जाएं, अंडर रूट्स याद करके जाएं, स्क्वायर रूट्स याद करके जाएं, क्यूब रूट्स याद करके जाएं। इससे आपका टाइम सेव होगा। निमोनिक्स बना जी, इससे आपका टाइम सेव होगा एमसीक्यू पेपर में, एक चीज। दूसरा, जब आप एमसीक्यू बुक से, ऑब्जेक्टिव टाइप बुक से एमसीक्यूज तैयार कर रहे होते हैं, वहां पर ऑब्वियसली ABCD ऑप्शन मौजूद होती है, तो आप उसके एग्जैक्ट आंसर याद करें तैयारी के वक्त, ठीक है, तैयारी के वक्त आप उसके एग्जैक्ट आंसर्स तैयार करें। यानी पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं, एक एमसीक्यू पूछा जाता है। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन है। ओके, पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं और 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4। अब आप बजाय के 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस को पढ़ें, आप उसका एग्जैक्ट आंसर याद करके जाएं। एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, कि 2 रंग हैं तो आप 2 उसका आंसर याद करके जाएं। इसी तरह जितने भी एमसीक्यूज आप तैयार कर रहे हो तो उन एमसीक्यू के एग्जैक्ट आंसर्स आप तैयार करें, ताकि पेपर में जो मर्जी ऑप्शंस दिए हों, जब आपको एग्जैक्ट आंसर्स पता है उनके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जी, ये टेक्निक आज की जनरेशन के लिए है, वॉलपेपर टेक्निक, और ये हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं आप लोगों के लिए है, क्योंकि एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल, और जो बच्चे अगर लैपटॉप पर स्टडी भी करते हो, ठीक है, तो लैपटॉप पर देखिए, इसको कहा जाता है क्योंकि हाँ, आप लोगों की ना ज़्यादातर इंटरेक्शन आजकल या लॉकडाउन में जो रही है वो किताबों से ज़्यादा मोबाइल से रही है। तो अगर तो आप लर्निंग को भी पैरेलल लेकर चलना चाहते हैं तो कहा जाता है कि मिसाल के तौर पे कोई टेबल है, आपने याद करना है,
या आपने पहाड़ी सिलसिले याद करने हैं पाकिस्तान के, या कोई भी आपने फिजिक्स का एक टेबल याद करना है, उसकी वैल्यूज याद करनी है, उसको अपने मोबाइल का वॉलपेपर सेट कर लें। जितनी बार आप मोबाइल को देखेंगे, क्योंकि आप कई दफ़ा और ख़ास तौर पे एंट्री टेस्ट में कई सारी चीज़ों की वैल्यूज़ और टेबल्स याद करने होते हैं आपने, तो वहाँ पर क्या करें, आप उस टेबल को उसका स्क्रीनशॉट लेकर या उसकी पिक्चर बनाकर आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगा लें, ताकि जितनी बार आप मोबाइल को देखेंगे आपकी नज़र से वो टेबल गुजरेगा और वो ऑटोमेटिकली आपको जहन नशीन हो जाएगा। ठीक है, देन स्मार्ट नोट्स बनाएं एमसीक्यू की तैयारी के वक्त, और इस पर सर हाफिज़ खालिद आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अच्छा, तो काफ़ी चीज़ें सर ने एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन अब बात आती है कि नोट्स किस तरह से बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो है वो किस तरह से आप बना सकते हैं, तो उसके लिए टेक्निक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इंतहाई आसान टेक्निक जो है वो बताऊँगा कि आपने नोट्स किस तरह से बनाने हैं, और इन नोट्स से इवन आप पूरी बुक जो है वो माइंड में याद कर सकते हो, पूरी किताब आपको याद हो सकती है। और वो टेक्निक्स अक्सर मैंने क्लास में भी बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताई हैं। ठीक है, तो वो टेक्निक्स क्या हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक है वो है माइंड मैपिंग। ठीक है, माइंड मैपिंग में क्या होता है, आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हो और उनको लिंक करते हो मेन टॉपिक के साथ। ठीक है, उसको लिंक करते हो मेन टॉपिक्स के साथ। इसकी एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, जैसे आपका कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की आपकी एक मेन हार्ड डिस्क होती है, ई वाली होती है या सी वाली होती है। ई वाली में मोस्टली आप जो है वो, या डी वाली में अपना डाटा सेव करते हैं। अब एक आपकी जो है वो डी वाली हार्ड ड्राइव है, उसके अंदर आप अपना डाटा सेव करते हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट तो अपनी जो है वो वीडियोस या पिक्चर्स या जो भी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट नहीं रखते आप, बल्कि क्या करते हैं, तरतीब लगा के फोल्डर्स बनाते हो। एक फोल्डर आप बनाएंगे जी वीडियोस का, एक फोल्डर बनाएंगे जी ऑडियोज़ का, एक फनी क्लिप्स का, इस तरह से आप अपने फोल्डर्स बनाते हैं। इसी तरह आपकी जो बुक है ये भी आपका डाटा है, ये आपका क्या है, डाटा है, और आप जो है आपको अपने माइंड में इस डाटा को बिठाना है। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए एक मैप तैयार करेंगे। अब मैप किस तरह से तैयार होगा, उसके अंदर यह है कि आपने अपना पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे पहले तो मेन हेडिंग्स देखें कौन कौन सी हैं। जैसे अब मैं बायो का टीचर हूँ, तो मैं बताता हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, दूसरा टॉपिक लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा टॉपिक लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, चौथा टॉपिक जो हमारे पास प्रोटेक्शन, इससे पहले आता है जो बायोलॉजी एंड सर्विस जो है वो इसके हवाले से है, और लास्ट में जो हमारे पास जो क्या है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ये मेन टॉपिक्स आपको पता चल गए। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ देखनी है कि इन टॉपिक्स के अंदर फर्दर आपको टीचर्स ने मेन हेडिंग्स कौन सी बनवाई थी। ठीक है, मेन हेडिंग्स कौन कौन सी है उसका आपने मैप तैयार कर लेना है। ठीक है, अब जैसे सम मेजर फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन है, उसमें मेन हेडिंग्स क्या है, पहले बायो की डेफिनेशन, फिर है हाउ टू स्टडी लाइफ, ठीक है, फिर आपके लाइफ की डेफिनेशन है, फिर लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, लाइफ की 10 कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद फिर जो है उसने इंपॉर्टेंस बताई है कि हम ब्रांचेस क्यों करते हैं, फिर आगे जो है ब्रांचेस, शॉर्ट ब्रांचेस हैं, फिर लॉन्ग ब्रांचेस हैं, ये इस तरह से बताई हैं। तो आप अपने माइंड में एक मैप बनाएं उस चीज़ का, और उस मैप को आपने पेपर के ऊपर उतारना है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बायोलॉजी। ठीक है, अब इस बायोलॉजी के फर्दर आपके चैप्टर्स कितने हैं उतने आप इसके सेक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है एंजाइम्स। तो इस तरह से आप जो है वो एक प्लान करके आप अपने जितने भी शॉर्ट पॉइंट्स हैं ना वो इनको इस तरह से बना के लिख सकते हैं, और डेली उनको जब आप इस तरह से याद करेंगे ना तो आप एक तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पॉइंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, फौरन आप स्कीम को फॉलो करते जाएंगे, आपको वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपके पास एक शॉर्ट नोट्स बनाने की जो है टेक्निक है। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट सरताहा जो हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, शॉर्ट नोट्स का आपको फ़ायदा ये होगा कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पूरी किताब को रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एफएससी की किताबों को एक दिन पहले सारा पढ़ना, आप चाहे रात जाग के, ठीक है, पूरा पहले पेज से शुरू करें एंड तक, आप पूरा उस किताब को रिवाइज नहीं कर सकते।
ठीक है, तो आपने शॉर्ट नोट्स बना लें पहले से ही, ताकि जब आपने क्विकली और शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना है तो वो माइंड मैप्स और मैप्स आपके बुक्स में या रजिस्टर्स में बने हों। ठीक है, अब हम चलते हैं उन्हीं ट्रिक्स की तरफ जो हमने यहाँ पर बात की थी, जिन्हें हमने लास्ट 15 मिनट्स में अप्लाई करना है। फर्स्ट 15 मिनट्स में इजीएस्ट एमसीक्यूज किए, नेक्स्ट 30 मिनट्स में हार्ड क्वेश्चंस किए, और लास्ट 15 मिनट्स में वेरी मच हार्ड या मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने हैं कुछ ट्रिक्स लगाकर। और वो ट्रिक्स क्या हैं? देखें, कुछ एमसीक्यू ऐसे होते हैं जहां पर हमने ना वाइल्ड गैस करना होता है। वाइल्ड गैस मीन के सपोज ऐसी सिचुएशन है आपके पास टाइम ही सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट है और 2 मिनट में आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज करने हैं, और एग्जामिनर ने जो वहां पे सुपरिटेंडेंट है उन्होंने पेपर इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, पेपर कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। अब आपको नहीं समझ आ रही, अब आप बुखला गए हैं, अब आपको इतना ये होगा, और ये शायद कुछ बच्चों के साथ हुआ हो कि पढ़ने तक की भी कैपेसिटी नहीं होती कि मैं स्टेटमेंट को भी पढ़ सकूं और मैं ऑप्शन को भी पढ़ सकूं। ठीक है, अब जस्ट बबल फिल करना है। तो कौन सा बबल फिल करना है? ए बी सी डी में से। तो इसके बारे में कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं बताता हूं, और उसे हम कहते हैं गोल्डन ऑप्शंस होती हैं कुछ। ठीक है, आपके पेपर में कुछ गोल्डन ऑप्शंस होती हैं, और वो ऑप्शंस क्या हैं? रिसर्च कहती है, यानी जो एमसीक्यू के ऊपर वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो किताबें लिखी हुई हैं उनमें मौजूद जो रिसर्च है, उन्होंने स्टडी की है एग्जामिनर्स के माइंड को कि वो पेपर सेटिंग के टाइम उनकी क्या टेक्निक्स होती हैं और अप्रोच होती है। उसको स्टडी करने के बाद जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो कहती हैं कि व्हेन देयर आर 4 ऑप्शंस, रिसर्च इंडिकेट्स दैट बी हैज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। ये टेक्निक कहां पर अप्लाई करोगे? जब अब टाइम ही नहीं है, अब बस बबल फिल करना है। तो रिसर्च कहती है कि बी की अगर 4 ऑप्शंस है ना, तो बी की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ये किताबों में पॉसिबिलिटी की परसेंटेज भी लिखी हुई है कि 97%, ठीक है, 95%, 93%। तो कहते हैं कि बी ऑप्शन गोल्डन ऑप्शन होती है। और बी के बाद सपोज बी का भी आपको लगता है कि नहीं यार ये तो है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही रेलेवेंट है, तो फिर बी के बाद सी का चांस आता है परसेंटेज के मुताबिक। वो उन्होंने हायरार्की बनाई हुई है, टेबल लिस्टिंग की हुई है। ठीक है, तो व्हेन देयर आर 4 ऑप्शंस, रिसर्च इंडिकेट्स दैट बी हैज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड देन सी। व्हेन देयर आर 5 ऑप्शंस, कुछ पेपर्स आपके होते हैं जिनमें 5 ऑप्शंस होती हैं, ए बी सी डी ई। ये एंट्री टेस्ट में होंगे कुछ पेपर्स आपके, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, वहां 5 ऑप्शंस होती हैं। और कुछ जॉब रिलेटेड एग्जाम्स होंगे, वहां भी 5 ऑप्शंस होती हैं। तो कहते हैं जहां 5 ऑप्शंस हो, ई हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, ई के ज्यादा चांसेस हैं। तो जिन एमसीक्यूज में आप स्टक हो वहां पर गोल्डन ऑप्शंस पे टिक करना है। और गोल्डन ऑप्शंस कौन सी हैं? 4 हैं, तो बी और सी, और अगर 5 ऑप्शंस हैं तो ई। ये पॉइंट बड़ा अहम है, गेस ओनली 5 to 10% क्वेश्चंस। देखिए ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स, ये गोल्डन ऑप्शंस हर एक एमसीक्यू ऊपर नहीं अप्लाई कर देनी। ठीक है, जो आप प्रैक्टिस से अपनी तैयारी से तैयार करके गए उन्हें वैसे ही करो। अवॉइड गेसिंग मोर देन 5 to 10% क्वेश्चंस। 2 से 4 एमसीक्यूज से ज्यादा गैस पर रिलाई ना करें, ट्रिक्स पर रिलाई ना करें। सिर्फ 2 से 4 एमसीक्यूज जो आपके रह गए हैं, जो बिल्कुल हो ही नहीं रहे, उधर आप ये ट्रिक्स लगाएं, गोल्डन ऑप्शंस वाले। एंड अवॉइड इट इन केस ऑफ नेगेटिव मार्किंग। कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, जैसा कि इंजीनियरिंग वालों का जो ई कैट होगा, ई कैट में नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर गलत हो गई ऑप्शन तो नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उस केस में तुक्के नहीं लगाने, उस केस में ट्रिक्स यूज नहीं करने।
जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है, वहाँ फ़ायदा ही होगा। लेकिन जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ नुकसान होगा। ई कैट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है और पीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं लेक्चररशिप के और डिफरेंट पोस्ट्स के, वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर अवॉइड करें, ठीक है। पेपर में क्या कॉमन मिस्टेक्स आप कमिट करते हैं यूजुअली एमसीक्यू के पेपर में, इस पर बात करेंगे सर हाफिज खालिद। अच्छा, तो ओवरऑल सेशन तो अब एंड होने जा रहा है, बस ये एक लास्ट पॉइंट रह गया, मिस्टेक्स इन पेपर। अक्सर पेपर में जो मिस्टेक्स होती हैं ना, उससे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हम वो मिस्टेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्री रिक्वेस्टीज में एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो ये थी कि आपने वॉच साथ लाजमी लेके जानी है, ठीक है, घड़ी साथ लाजमी लेके जानी है। अगर आप घड़ी नहीं लेके जाते तो जाहिर सी बात आपको ऊपर देखना पड़ेगा या घूम के पीछे देखना पड़ेगा जहाँ घड़ी लगी होगी, तो उससे भी टाइम ज़ाया होता है, उससे भी टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए एक तो आपने वॉच लाजमी लेके जानी है। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, वो पेपर को सही तरीके से पकड़ते नहीं है, बार बार पेपर नीचे गिर रहा होता है, और गर्मियों में तो वैसे पंखे चल रहे होते हैं, वो नीचे गिरता है और वो आगे तक चला जाता है, फिर आप उसको उठाने के लिए भागते हो, उसमें फिर टाइम ज़ाया हो जाता है, ठीक है। एक तो इन चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है कि पेपर को अच्छे तरीके से पकड़ना है, पेपर नीचे ना गिरे। अगर नीचे गिर गया ना तो फिर तो आप दूसरों को भी तंग करेंगे, जो इन्विजिलेटर होगा उसको भी तंग करेंगे, तो उससे टाइम ज़ाया होगा आपका, और जो एक फ्लो बना हुआ था आपका पेपर को सॉल्व करने का वो भी टूट जाएगा। तो इसलिए एक तो पेपर को अच्छे तरीके से पकड़ना, उसको नीचे नहीं गिराना, ठीक है। और उसके बाद अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अब तो खैर अक्सर बच्चे समझदार हो गए हैं इस चीज़ के ऊपर, जब नहीं आते कि अगर कोई एमसीक्यूज़ गलत हो गया ना तो गलत वाला फिल करके आगे एक और फिल कर देते हैं। ये काम नहीं करना आपने, ठीक है। अगर गलत फिल हो गया है तो बस उसको छोड़ दें। पहली तो ये बात है कि पहले ही उसको सही सॉल्व करें, अगर गलत सॉल्व हो गया तो फिर आप डबल ना करें, ठीक है। तो ये चंद एक मिस्टेक्स हैं। आई थिंक टाइम जो है वो काफ़ी हो चुका है, और ये जो आज का सेमिनार है हमारा, ये 2 यूट्यूब चैनल्स पर भी अपलोड हम करेंगे, ठीक है। एक तो मेरा अपना चैनल है जिसका नेम है डॉक्टर KMSP, और दूसरा सर ताहा का चैनल है एडवाइज़र चॉप टॉक, ठीक है, ये सर का चैनल है। तो इन 2 चैनल्स पर जो है ये हम सेमिनार जो है वो अपलोड करेंगे। तो जिन लोगों को कुछ भी समझ ना आया तो ये जाके वीडियोस जो है वो लाजमी देखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो हम सेमिनार करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगा। आज तो हम एमसीक्यूज़ की बात की है ना हमने, तो नेक्स्ट जो सेमिनार होगा वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर करेंगे, ठीक है। तो अब लास्ट पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर कोई क्वेश्चंस के आंसर करना चाहें तो अगर कोई क्वेश्चन है आपके तो वो आप पूछ सकते हैं। ये ले सर। नो क्वेश्चन जी, किसी ने कुछ पूछना है आप में से? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।